Hello, hello. I'm audible. I'm audible. Can you hear me? Hello, students. Good morning to all my superheroes. देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर बने हैं आज तक उन सभी को डिस्कस कर लेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, समझिए वीडियोस को और क्वेश्चंस को भी समझिए, जिससे क्या है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, चीजें समझते हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया देखिए इधर सेंट्रल आइडिया पूछा ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाता है भाई। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हम बता रहे हैं। देखिए, अभी हम आपको कुछ सेंट्रल आइडिया कवर करा देंगे, देन शाम को करा देंगे। अभी आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, आगे शाम को हम जब क्लास लेंगे तो अगेन आपको सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड कराएंगे, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। और इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, हम डैम श्योरिटी दे सकते हैं आपका उद्धार हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ जी, आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे हम कुछ सेंट्रल आइडियाज आपको बताएं, जैसे अमेंडा का पूछा ही पूछा जाता है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। इसी के साथ आप और देखोगे अ टाइगर इन द जू और एक ट्रीज, अ टाइगर इन द जू। ये 5 सेंट्रल आइडियाज अगर आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपका 100% एक सेंट्रल आइडिया यहां से बन जाएगा और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यहां से मार्क्स स्कोर हो जाएंगे इस टॉपिक से। समझे? चलिए, सबसे पहला ये जो सेंट्रल आइडिया है वो दरअसल अमेंडा पोएम का लिखा हुआ है। किसका है? अमेंडा का। ठीक है भाई, अमेंडा का सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है और इसके जो कंपोजर हैं वो हैं रॉबिन क्लेन। इसके कंपोजर कौन है भाई? रॉबिन क्लेन है। ठीक है भाई, रॉबिन क्लेन इसके क्या है? कंपोजर हैं अमेंडा के। आप समझोगे आगे क्या है, आगे आप समझोगे जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, द पोएम अमेंडा हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। अमेंडा पोएम रॉबिन क्लेन द्वारा कंपोज की गई है। दिस पोएम शोज, यह पोएम दिखाती है दैट कि हाउ अ चाइल्ड इज कंटिन्यूअसली नेग्ड बाय हर मदर, कि कैसे एक बच्चे को लगातार उसकी मां के द्वारा परेशान किया जाता है, नेग्ड किया जाता है। द पोइट सेट्स लाइट ऑन, पोइट प्रकाश डालता है किस पर? हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, कैसे एक बच्चे को मॉनिटर्ड किया जाता है। एंड क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं अबाउट हर एक्शंस, उसकी एक्शंस को लेकर। देखिए, यहां पर आप हिज को ज्यादा बेटर मान सकते हो, लेकिन हर ठीक है अगर यहां अमेंडा लड़की ही है, इसीलिए बाय हर मदर, उसकी मां के द्वारा। सो इसीलिए अमेंडा ड्रीम्स, इसीलिए अमेंडा सपना देखती है टू गेट अवे फ्रॉम हर प्रॉब्लम्स, इसीलिए वह सपना देखती है अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का। अरे बेटा लोकेंद्र, क्या सस्ता नशा करके आया? फालतू की बातें कर रहा है कि सर तुम्हारी शादी हो गई। बेटा शादी हो गई, बच्चे भी हैं, क्यों नहीं तू समझ रहा है? बेटा सस्ते नशेड़ी पढ़ ले, तेरा पेपर है कल, समझा कि नहीं? चल इधर समझ ले, फालतू की बातें मत कर, इधर समझ। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया कौन सा है भाई? ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो का। किसका है? डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है भाई, इसको भी समझ लीजिए। द पोएम टेल्स अस, ये पोएम हमें सिखाती है दैट कि स्मॉल थिंग्स कैन चेंज अवर मूड, कि छोटी छोटी वस्तुएं हमारा मूड परिवर्तन कर सकती हैं, हमारा हृदय परिवर्तन कर सकती हैं। देखो कितने प्रेम से मैं समझा रहा हूं, इसको शादी की पड़ी है भाई। मेरी शादी से और तेरे एग्जाम से कोई संबंध है क्या? दूर दूर तक तालमेल नहीं है, बेवकूफ। एंड और मेक अवर डे, और हमारा दिन बनाती हैं बेटर, अच्छा। इनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन हैं, वो कुछ हमें अलग मूड बनाती हैं और हमारे दिन को अच्छा बनाती हैं। इन द पोएम, इस पोएम में अक्रो सेक्स स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक कौवा इस पोएम में हेमलॉक वृक्ष से बर्फ गिराता है, स्नो गिराता है। एंड
और द स्नो फॉल्स ऑन द पोइट, और ये जो स्नो है पोइट पर गिर जाती है। किस पर गिर जाती है भाई? स्नो पोइट पर गिर जाती है। दिस, यह इंसिडेंट यानी कि बर्फ का गिरने वाला इंसिडेंट चेंज द पोइट्स मूड, ये जो बर्फ का गिरने वाला इंसिडेंट कवि के मूड को चेंज कर देता है। किसमें? खुशी में, यानी खुशी भरा मूड बना देता है। भाई साहब समझ रहे हो कि नहीं? ये है आपकी कौन सी पोइम? द डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। अब देखिए द डस्ट ऑफ स्नो के जो कंपोजर हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कौन है? कंपोजर है। इसी के कंपोजर कौन है? फायर एंड आइस, सॉरी फायर एंड आइस के यही है। फायर एंड आइस के कौन है? यही है। अब समझिए आगे को कुछ क्वेश्चंस और हम समझते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। देखिए इधर, देखिए फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया समझते हैं। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं भैया, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। देखिए सेंट्रल आइडिया, दिस पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस has been composed by Robert Frost. This poem has been composed by Robert Frost. क्लियर है? आगे समझिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट सेज दैट इस पोएम में कवि कहना चाहते हैं दैट की बोथ डिजायर एंड hatred are the most dangerous things, more dangerous for the world. संसार के लिए दोनों ही चीजें क्या हैं? खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। संसार दोनों ही चीजों से क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। क्लियर है बात? आगे आप आगे क्या समझोगे? इतना ही इनफ है भाई, इतना ही इनफ है। चलिए आगे समझते हैं कुछ चीजें और। इस सेंट्रल आइडिया को आप प्रिपेयर कर लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस को हम और समझ लेते हैं। समझिए इधर क्वेश्चन है ये, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? समझिए इधर, देखिए इधर, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप कमेंट नहीं देख रहे? अरे भाई कमेंट देखने से ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं किस पर? पढ़ाने पर। तो पढ़ लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम है। कमेंट देखने से कोई ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, तो पढ़ने पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि ये ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। समझिए, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज all his crop was destroyed by hailstorms। इनकी तूफान ओलों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। एंड he wanted some money to sow his field again।
सो हिज फील्ड अगेन, वो अपनी फसल यानी खेती को दोबारा से बोना चाहता था, इसीलिए उसे कुछ धन की और ज्यादा आवश्यकता थी। क्लियर है भाई? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए। व्हाट वाज द ओनली वे, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, टू सेव ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी को बचाने का एक अकेला रास्ता कौन सा था भाई? क्या था एक अकेला रास्ता? समझिए, आपको हमने पहले भी कराया है, अगेन फिर से करा रहे हैं। तो द ओनली वे, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी was, the only way to save Tricky was to give him only water and plenty of exercise except डिलीशियस फूड, यानी कि अच्छे भोजन की बजाय उसको दिया जाए केवल पानी और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज, डिलीशियस फूड। आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी भाई। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट हो गया भाई। चलिए आगे समझते हैं कुछ चीजें, अगेन फिर से हम देखें, आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? वाई डिड यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? बताइए क्या रीजन था भाई? क्या एक कमेंट है ये? सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे। अरे भाई स्क्रीनशॉट लेने दिया तो था, साइड में हो गया था मैं, आपने लिया नहीं स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया करें, क्योंकि मैं यहां से जैसे ही साइड में हटू तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझे? चलिए आगे से हम याद रखेंगे, बोल दिया करेंगे। चलिए, द यंग सीगल was afraid to fly, because, यानी छोटा सीगल उड़ने से डरता था, बिकॉज क्योंकि he thought, क्योंकि वह सोचता था, बिकॉज he thought his wings यानी उसके पंख, his wings would not support him, वह सोचता था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। His wings would not support him, यानी कि वह सोचता था कि उसके पंख उसे उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, यानी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Bholi refuse to marry विशंबरनाथ? देखिए भैया, देखिए आंसर समझने का प्रयास करेंगे। भोली refused to marry विशंबरनाथ, बिकॉज, यानी भोली ने शादी करने से मना कर दिया विशंबरनाथ से, बिकॉज क्योंकि he was a greedy person, क्योंकि विशंबरनाथ क्या था? लालची व्यक्ति था। एंड
and भोली she did not marry she did not marry वह शादी नहीं करना चाहती थी सच अ ग्रीडी पर्सन, ऐसे व्यक्ति से, सच अ ग्रीडी पर्सन यानी कि ऐसे लालची और कमीने नीच व्यक्ति से वह क्या नहीं करना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझोगे क्या भाई? देखिए नेक्स्ट बहुत ज्यादा इजी प्रश्न और पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस? वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस? मटिल्डा ने नेकलेस क्यों बोरो किया? बताइए भाई क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो समझें थोड़ा सा। मटिल्डा बोरोड मीन्स क्या होता है? उधार लेना। मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस बिकॉज she wanted to go to the ball party क्योंकि वह बॉल पार्टी में जाना चाहती थी, इसीलिए उसने बोरो किया यानी उधार लिया नेकलेस। आगे आप समझोगे। आफ्टर इट she lost the necklace। इसके बाद उसने नेकलेस को खो दिया था, यानी कि आप बोल सकते हो पार्टी के बाद, आफ्टर द पार्टी सी लॉस्ट द नेकलेस। पार्टी के बाद उसने नेकलेस को क्या कर दिया था? खो दिया था। अब भैया ले लो स्क्रीनशॉट पेशेंस से। हाँ जी ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब चलें आगे। अब तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भाई, कि अभी भी नहीं ले पाया? बोलो स्क्रीनशॉट हो गया डन? चलिए अब तो आगे चल सकते हैं भाई। चलो अब हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं। जैसे आप देखोगे आपके कुछ क्वेश्चंस नरेशन या फिर एक्टिव पैसिव के भी करा देते हैं, दोनों चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा देंगे और बाकी रेस्ट शाम की क्लास में आपको पूरा A to Z कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। यहाँ आपको थोड़ा हल्का फुल्का आपका ग्रामर के दोनों टॉपिक कवर करा देंगे, यानी कि ग्रामर के यहाँ से आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्या ओवरऑल क्लास 10th की ग्रामर यहाँ से क्लियर करा देंगे इस वीडियो से। समझिए देखें, रमेश शेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अजय, चलिए अजय इज अ बॉय। देखिए आप पूरा नरेशन का इस क्वेश्चन से ही रिवाइज कर लोगे। देखो कैसे आपको हम बताते हैं, सारी चीजें यहां से आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हुई? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा क्या, इसमें जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स वो और समझ लीजिए भाई। सिंबल्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आप देखोगे फुल स्टॉप भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है, एंड एक्सक्लेमेशन सिंबल्स होते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोला जाता है सिर्फ कॉमा। और ये तो आप जानते ही है फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, आगे समझेंगे। और इस सिंबल को बोला जाता है एक्सक्लेमेशन सिंबल। ठीक है भाई, एक्सक्लेमेशन सिंबल। आई होप आपको ये सिंबल्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आप देखोगे इन्हीं सिंबल्स के बलबूते पर आप कंप्लीट नरेशन को पढ़ने वाले हो। समझिए आगे आपको यहां से हम कुछ पॉइंट्स समझा रहे हैं, वो क्या हैं वो और देख लीजिए भैया। देखें अगर रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट व फ्यूचर में हो, किस में हो, प्रेजेंट व फ्यूचर में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहां नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करोगे भाई साहब, टेंस में नहीं करोगे, बाकी आप कर सकते हो। क्लियर है, जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल समझाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहां से और क्लियर कर लो, प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंस ये है कि चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में की बात करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्टिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ऐसे ही आप बात करो कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन आठों में से अगर किसी में भी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। क्लियर, समझ आया पॉइंट, आगे समझो भैया। आगे आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स हम समझाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल समझने से पहले और समझ लीजिए, यहां पर जैसे सीज का हो जाता है क्या भैया, टेल्स हो जाएगा। शे का हो जाएगा क्या, शेटू का हो जाएगा टेल। और यहां पर देखोगे सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। शेइंग का हो जाएगा क्या, शेइंग का हो जाएगा टेलिंग। यहां तक क्लियर हुई सारी चीजें। चलिए आगे मूव करते हैं। कंजक्शन दैट ही आएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर। आगे समझेंगे एग्जांपल, जैसे राधा इज सेइंग टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर इज अ क्वीन, आर इज अ क्वीन। समझिए इधर आप देखोगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है ये तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एंड जो अंदर क्लोज डाउन रहता है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज डाउन रहता है वो होता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, आगे पॉइंट हमने आपको ये समझाया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए यहां तो ये भाई प्रेजेंट में ही है, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में है भाई साहब। अब देखिए आप क्या कर दोगे, राधा इज, आप देखो सीइंग टू के प्लेस पर क्या आ रहा है, इधर टेलिंग आ रहा है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, टेलिंग कर दोगे, टेलिंग मोहन, टेलिंग मोहन। यहां तक क्लियर है। आगे कंजक्शन दैट आएगा भैया। आर अपने आप में कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। आर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, और इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है बेसिकली टेंस में। ठीक है भाई, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। लेकिन यहीं पर पर्सन्स का खेल आ जाए तो पर्सन्स के खेल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिससे क्या है कि हम आगे चीजें समझें। चलिए हो गया डन, चलो आगे समझते हैं फिर। देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो फिर आगे समझ लो भैया। देखो इधर आप देखोगे प्रोनाउंस चार्ट, प्रोनाउंस चार्ट समझ लीजिए भाई। देखें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। देखिए इधर आई और बी अपने आप में होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है भाई, यू होता है सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड। बाकी ही शी इट दे ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं भाई। ठीक है, इस ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का होता है हिम, एंड इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है बेसिकली, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्लियर है यहां तक सारी चीजें। आइए आगे आप देखोगे अब पजेसिव केस। आई का पजेसिव केस होता है माई, बी का पजेसिव केस होता है अवर, एंड यू का पजेसिव केस होता है योर। आगे सी का पजेसिव केस होता है हर, ही का पजेसिव केस होता है हिज, एंड इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर। बोले यहां तक चीजें एकदम ए टू जेड समझ आई या नहीं आई, फिर हम आगे कंटिन्यू करें, जिससे अगर यहां तक क्लियर हो तो चीजें देखिए। आप आगे क्या है, आगे देखोगे आप कि यहाँ सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3 में समझ लेंगे। यानी सन बताएगा ये एस ओ एन किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको बताएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को बताएगा, और 1 2 3 बताएगा रिपोर्टेड स्पीच को। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखिए आगे फर्स्ट पर्सन में हम कंसीडर करते हैं आई और बी को, किसको, आई और बी को। सेकंड पर्सन में यू को कंसीडर करते हैं, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे, इनको कंसीडर करते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है भाई सारी चीजें।
एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, एन मीन्स होता है नो चेंज। देखो यहां से असली खिला यही है, जो है यही है, स्टूडेंट ज्यादातर यही फंसता है। देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। और आप देखोगे यहां पर सेकंड पर्सन ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो यहां से आप एक पॉइंट बना लो, फर्स्ट पर्सन आई एंड बी always changed according to the subject of reporting verb, and second person you always changed according to the object of reporting verb. Clear है। next he she it they all are third person and they changed according, sorry they did not change, they did not change, ये परिवर्तन नहीं होते हैं भाई साहब। क्लियर बात समझ आई होगी, आगे समझो। इधर एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं, बड़ा ही सरल सा, समझिए। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहां करा देते हैं। पवन सेज टू मी कमेंट कोमा यू डू योर ड्यूटी, योर ड्यू, देखिए पवन सेज टू मी यू डू योर ड्यूटी। देखिए पवन सेज टू के प्लेस पर टेल्स आएगा भाई, क्योंकि अभी हमने बताया था, वो रफ कर दिया है, पीछे ही बताया था भाई मी। आपको बताया कंजक्शन दैट ही आएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड पवन इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए मी के अकॉर्डिंग, अब देखिए यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, आई होगा। अब देखिए हमने कहा टेंस में परिवर्तन नहीं होता, इट मींस वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यू के अकॉर्डिंग तो डू आया, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फिर आई के अकॉर्डिंग भी डू ही आएगा, आई डू। अब यू आपको पता है पजेसिव केस किसका है, यू का, सॉरी योर यहां पर होगा, योर, योर इज द पजेसिव केस ऑफ यू, आपको पता है। फिर आई का पजेसिव केस क्या होगा, माई ड्यूटी, क्योंकि यहां पर देखो हमने लिखा है ना आपके सामने, जैसे आई का पजेसिव केस माई, बी का पजेसिव केस अवर, यू का पजेसिव केस योर, सी का पजेसिव केस हर, ई का पजेसिव केस हिज, एंड इट का पजेसिव केस इट्स, एंड दी का पजेसिव केस देयर। बोलो यहां तक क्लियर है सब कुछ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम आगे मूव करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से लो, समय नहीं है इतना। हो गया डन, चलिए आगे मूव करते हैं भाई। चलिए आगे समझ लो। चलिए अब आप देखोगे, अभी हमने क्या बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो अगेन हम आपको फिर से समझाते हैं, समझो इधर। जैसे रमेश विल बी सेइंग टू रमेश कमेंट कॉमा आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है भाई, आगे देखें इधर, आप देखोगे रमेश विल बी, क्योंकि अभी हमने बताया था सीइंग टू किसमें चेंज होगा भाई, सीइंग टू होगा टेलिंग में चेंज, किसमें, टेलिंग में चेंज होगा। रमेश का रमेश ही रहेगा, रमेश का रमेश ही रहेगा भाई। क्लियर है यहां तक बात। सर आप कमेंट बॉक्स नहीं देख रहे, अरे भाई हम पढ़ाने में लीन हो गए हैं इस समय, क्योंकि आपके एग्जाम है ना, इसीलिए कमेंट बॉक्स, आप 2 दिन रुक जाओ, कमेंट बॉक्स खिलाएंगे भाई। ठीक है, आप चैट करिए, कुछ भी करना है वो बाद में देख लें, 2 दिन बाद 110% गारंटी है इस बात की। अभी आप पढ़ लो बस, एग्जाम कल है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बस पढ़ लो, बाकी सब आगे डिस्कस कर लेंगे भाई। देखिए कंजक्शन तो दैट ही आएगा। आई कौन सा पर्सन है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन है। आप देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी रमेश के अकॉर्डिंग भाई रमेश का सब्जेक्टिव केस होगा ही, यानी प्रोनाउन आता है ना प्रोनाउन के प्लेस पर। और देखो इधर आई के अकॉर्डिंग तो आई प्लूरल है यहाँ पर, इसीलिए टीच आया, लेकिन ये तो सिंगुलर होता है, ये तो टीचेज आएगा, टीचेज। यू ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रमेश क्या, अच्छा दोनों जगह रमेश है, इधर राम कर दो भाई, क्योंकि रमेश सही नहीं लग रहा है, तो इधर राम कर दिया, तो राम का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का कुछ नहीं होगा, कल्याण हो गया। लो जी
यहां तक क्लियर आया समझ में? आगे समझ लेते हैं कुछ चीजें और। अब आइए रिपोर्टिंग, जैसे रिपोर्टेड स्पीच, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो जितना आपसे परिवर्तन हो सकता है वो भर भर के आप परिवर्तन कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है भैया सारा परिवर्तन कर लो, कोई नहीं रोकेगा। देखिए क्या, आप बिल का बुड़ कर दोगे, बिल का बुड़ कर दोगे, सेल का सुड़ कर दोगे, सेल का सुड़ कर दोगे, ठीक है भाई। हैज, हैव का हेड कर दोगे, इज, एम, आर का वॉज वर्क कर दोगे, वॉज वर्क कर दोगे भाई, ठीक है। आगे मेका माइट कर दोगे, मेका माइट कर दोगे भाई, ठीक है। मस्ट का कुछ नहीं कर सकते आप, मस्ट का मस्ट ही रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसे यूज्ड टू का यूज्ड टू ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कलंतकारी कलंतरी टाइप के मॉडल्स होते हैं जो पास्ट में और प्रेजेंट में सेम ही रहते हैं भाई। डेयर के साथ भी आप क्या यूज करोगे, डेयर, सॉरी डेयर डेयर में ही चेंज होगा भाई। इसी प्रकार से नीड, नीड का नीड ही रहेगा, ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा, ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा भैया। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? सारी बात है क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन ही समझा देते हैं, लपेट देते हैं साथ में। देखो, राधा शेड कॉमा आई गेव हिम अ वॉच, मैंने उसे एक क्या दी भाई, घड़ी दी। देखिए सेंटेंस कैसे चेंज होगा, राधा। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हम सेड को चेंज नहीं करते हैं। 10th और 12th में ये समस्या फेस होती है, बाकी कंपटीशन में आप चेंज करो कोई दिक्कत नहीं होती, बेझिझक चेंज कर सकते हो। तो सेड का सेड ही रहने दो भाई, क्लियर है। कंजक्शन दैट लगेगा और आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट से चेंज होगा, राधा के अकॉर्डिंग सी आ जाएगी। अब इधर आ रही है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, सेकंड फॉर्म या हो या फिर डेड हो, ये होती है हेड में चेंज, किसमें, हेड में होती है। तो यहां पर हेड आ जाएगा, हेड आ जाएगा। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, क्योंकि अभी हमने बताया था, यानी कि पहले बताया था पिछली क्लास में कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हिम अपने आप में थर्ड पर्सन है, वॉच। लो भाई हो गया कल्याण। यहां तक सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो बताइए। हाँ भाई लाओ देख लेते हैं तुम्हारा चैट बॉक्स, क्या बातचीत चल रही है तुम लोगों की। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अरे हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। अगर तुम ही नहीं पढ़ाओगे तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे भाई, तुम पढ़ रहे हो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका लो, फिर हम आगे मूव करते हैं भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, बोलिए चलें आगे। चलो भैया आगे चलते हैं। देखें देखो भैया आगे आगे आप देखोगे यहां पर इंटेरोगेटिव वाली कंडीशन और समझ लो, क्योंकि इसी में ज्यादा समय जा रहा है भाई। इंटेरोगेटिव वाली कंडीशन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, किससे, वर्ब से, तो कंजक्शन फिर दैट नहीं आएगा, फिर आएगा क्या, इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। क्या आता है, इफ या फिर वेदर आता है भाई, ठीक है। और आप देखोगे कि यहां पर सेड की प्लेस पर आस्क्ड किया जाता है, क्या, आस्क्ड किया जाता है, और लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है। ये समझ लेना जल्दी से। यहीं पर दूसरा पॉइंट और समझ लो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, किससे, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यही जो सीन ये चल रहा है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, देखो इधर बदल कुछ इस प्रकार जाता है, सेड के प्लेस पर, सेड के प्लेस पर तो आस्क्ड ही आएगा भैया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इसमें जो कंजक्शन है वो क्या बन जाता है, WH वर्ड स्वयं बन जाता है, WH वर्ड स्वयं बन जाता है, क्लियर है बात। आगे देखो, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो बन जाता है सिंपल एकदम। आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे सारे। अब इसी के साथ हम इंपरेटिव को लपेट देते हैं जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है इतना। इंपरेटिव भी लपेट दें भैया, इंपरेटिव देख लो इधर। इंपरेटिव में क्या देखोगे आप, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज काइंडली शब्द दिखाई देते हैं, तो आप सेड के प्लेस पर क्या लगाओगे, फिर रिक्वेस्टेड, क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। और इस बार कंजक्शन दैट नहीं बल्कि इन्फिनेटिव टू आएगा, ठीक है भाई। और सर प्लीज काइंडली को हटा दोगे, सर प्लीज काइंडली,
इनको हटा दोगे और सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा का वैसा छोड़ दोगे भाई। नेक्स्ट समझ लो अगला, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो तो सेड के प्लेस पर, सेड के प्लेस पर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और इन्फिनेटिव क्या आता है इसमें, नॉट टू आता है। क्या आता है, नॉट टू, यानी कंजक्शन दैट मत लगा देना। मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और इस वजह से उनका मार्क्स कभी कभी कम हो जाता है भाई साहब। आगे देखो, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में से डोंट या फिर डू नॉट, डोंट या फिर डू नॉट को हटा दिया जाता है भाई। क्लियर है, और सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पैटर्न भी है इसको बनाने का, वो क्या है ऐसा पैटर्न, यानी कि इस बार आपका सिर्फ इतना चेंज होगा कि यहाँ पर फॉरवर्ड आ जाता है, बस क्या आ जाता है, फॉरवर्ड आ जाता है, और यहाँ पर नॉट टू के प्लेस पर सिर्फ टू आ जाता है भाई। ये है आपका इंपरेटिव का खेल समापन। ठीक है भाई, इतना आप प्रिपेयर कर लो, आपका नरेशन वाला पार्ट 10th क्लास में हो जाएगा कल्याण भाई साहब। क्लियर है, अब समझ लीजिए जल्दी से एक्टिव टू पैसिव वाला सीन, जल्दी से, क्योंकि अब तो रिवीजन जल्दी कराना है भाई। देखो इधर, देखो रिवीजन, इधर आप देखोगे क्या, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव पैसिव आप समझ रहे हो भाई साहब। क्लियर है, यानी कॉन्सेप्ट इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट को आप क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। इसमें बाई एजेंट का प्रयोग 10th और 12th क्लास में कंपलसरी माना जाता है, लेकिन कंपटीशन में कंपलसरी नहीं होता। इतनी बात आपको यहां तक क्लियर है। आगे आइए भाई साहब, आगे आप देखोगे कि आप देखोगे इधर कुछ चेंजमेंट जैसे हम करा देते हैं भाई, जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो इसको आप कर दोगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये डू डज, डू डज या फिर एस या ई एस हो तो इसको आप चेंज कर दोगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है भाई साहब, चलिए देखें इधर और तेजी से स्पीड बढ़ा देते हैं भैया। देखो ऐसे ही डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, वॉज बर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से अगर वॉज बर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इसे चेंज कर देते हैं वॉज बर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाते समय क्या कर दोगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस बीन। देखिए प्लस का चिन्ह लग गया, मतलब ये सबके लिए लगता है, यानी कि बीन हैज के साथ भी लगेगी और हैव के साथ भी लगेगी। बोलो यहां तक क्लियर है। सेम इसी प्रकार से हेड के साथ भी यही कंडीशन, हेड बीन बनेगा भाई। बोलो क्लियर है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितनी भी मॉडल्स होती हैं, सारी मॉडल्स कैन कुड मे माइट यूज्ड टू ऑट टू नीड डियर, सारी मॉडल्स के साथ डी जोड़ते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका देते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है, आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक एग्जांपल हम दे देते हैं, राधा टीचेज इंग्लिश। आप देखोगे कि इंग्लिश आगे आ गया क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट आपको पता है आगे आता है तो इंग्लिश आगे आ गया। इंग्लिश, अब आप देख रहे हो एस आई एस लगी है और एस आई एस किस में चेंज हो रही, जल्दी देखो भाई। ये रहा इज एम आर में, तो इंग्लिश सिंगुलर है, इज आएगा। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाई राधा। लो भाई यहां तक क्लियर है चीजें कि नहीं, एकदम 100% क्लियर है। चलिए आगे और समझ लेते हैं कुछ। आगे आप क्या देखोगे भाई कि डबल ऑब्जेक्ट कभी कभी दे देता है एग्जामिनर, खेला खेल देता है ना डबल ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो, जैसे आई टीच यू बायोलॉजी। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो बायोलॉजी है एक यू है। अब इसमें से आप क्या चूज करोगे, हमने सर पहले इसको करता बनाया तो यू। अब आपको पता है एस आई एस यानी आई प्लूरल है तो एस आई एस नहीं आई, इसीलिए ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो यू आर टॉट, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, बायोलॉजी, बायोलॉजी बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई बता दो जल्दी से, मी। क्लियर है, अगर इसी को ऑब्जेक्ट ये मान के करोगे फिर आप बनाओगे क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी सिंगुलर है तो इज आएगा, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। क्लियर है,
इसके बाद जब भी आपको पर्सनल प्रोनाउन ऐड करना होगा वो टू लगाकर यू लोग ऐड करोगे, टू लगाकर ऐड करोगे। बाई मी, बोलो यहाँ तक क्लियर है। आपको दिखना है एक्टिव टू पैसिव में सेम कंडीशन फॉलो की जाती है, यानी कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप सेंटेंस को इंटेरोगेटिव ही बनाओगे, इसके लिए क्लियर है। अब देखिए दो एक पॉइंट और समझ लो, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं भाई यहीं पर। हो गया, चलिए आगे समझते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लो जल्दी से। देखो भाई आगे इंपरेटिव वाला पार्ट, इंपरेटिव वाला पार्ट समझ लो बस, इंपरेटिव वाला पार्ट। इसमें आप देखोगे सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज काइंडली से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसको चेंज कर दोगे किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सर प्लीज काइंडली को हटा दोगे, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम। क्लियर है भाई। देखो कैसे आप कर दोगे, एक सेंटेंस हम लिखते हैं प्लीज टेक टी, प्लीज टेक टी, कृपया